Hello student, welcome to Vision Study Hub, and today we are going to do the second lecture of vector. In this lecture we will study the unit vectors and the position vectors. So we will also do many other questions and we will practice to understand what is the basics of vector. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस लेक्चर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको यूनिट वेक्टर की बेहतर समझ आएगी। यूनिट वेक्टर जानना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है, तो इसको बेहतर तरीके से समझना आपको जरूरी है क्योंकि ये फील नहीं आ पाता है। और उसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर का क्या यूज है, इन सारी चीज को हम एक एक करके सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है, ये 3D फॉर्म में है। और जब 3 एक्सिस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस देख लो किससे शो हो रहा है, इससे। वाई एक्सिस इससे शो कर रहा है और जेड एक्सिस बाहर की तरफ। अब देख लो ये जो जेड एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें एक्स एक्सिस की तरफ के यूनिट वेक्टर को आई वेक्टर लिखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ के यूनिट वेक्टर को जे वेक्टर लिखते हैं और जेड एक्सिस के तरफ के यूनिट वेक्टर को के वेक्टर लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप एक्स एक्सिस की तरफ को आई वेक्टर लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। और ये वाई एक्सिस की तरफ के क्या लिख रहे हैं, जे वेक्टर लिख रहे हैं। और जेड एक्सिस की तरफ का हम क्या लिख रहे हैं, के वेक्टर लिख रहे हैं। साला मोड़िया यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस की तरफ के लिए ये एक्सिस को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस को। इधर की तरफ अगर कोई भी वेक्टर है तो इसको हम एक्स एक्सिस में अगर कोई चीज चल रही है तो उसके लिए हम आई लगाते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम लगाते हैं जे और जेड एक्सिस के लिए हम लगाते हैं के। अब आप देखो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो ये एकदम ऊपर है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यू कैन सी दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बनाते हैं, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, है ना, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इस तरह से आपके कहीं ना कहीं 3 एक्सिस होते हैं, है ना। और यहाँ पे हम किसी पॉइंट को दिखाते हैं। तो सपोज मान लें यहाँ पे हम कोई पॉइंट दिखाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे कोई हम पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, लेट अस सी। ट्यूरिंग तो आपको बात समझ में आ जाती है कि अगर मान लें ये वाली लेंथ 2 है और ये वाली लेंथ 3 है, सपोज ये लेंथ है, तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 3 है और ये 2 है, तो ये 2,3 होगा। ये तो पहले वाला स्टाइल। अब कहीं कि वेक्टर में लिखना होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, तो 2i + 3j का होगा। क्यों ऐसा कह रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 चल रहे हो और वाई एक्सिस में 3 चल रहे हो। तो एक्स एक्सिस में 2 चल रहे हो तो 2i, वाई एक्सिस में 3 चल रहे हो तो 3j, इसीलिए ऐसा लिख रहे हो। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो मैं एक बॉक्स बनाया, इसमें जेड एक्सिस भी है और इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हाइट भी है, तो अगर इधर 2 है इधर 3 है तो इधर कितना हो गया, इधर 1 ले लो, नीचे की तरफ है। और ये जो अजीब सा बॉक्स बना है, इस बॉक्स में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये तो इस प्लेन में है, यानी कहीं न कहीं ये वाला ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये जाके दीवार से चिपक गया। चिपक जाने के बाद फिर अगर ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है तो आप सोचो कि अगर कहीं की ओरिजिन से चलना शुरू करोगे तो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे कैसे पहुंचोगे। तो एक बात ध्यान दे लो कि जो एक्स एक्सिस में दूरी है वो कितना है, 2 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस में जो दूरी है वो कितना है, 2 यूनिट है।
वाई एक्सिस में जो दूरी ली जा रही है वो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस वो चल रहा है वो 3 यूनिट चल रहा है, और जेड एक्सिस में जो डिस्टेंस चल रहा है वो कितना है 1 यूनिट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। तो देख लो यहाँ पे बॉक्स है आपके सामने, ये बॉक्स में वाई एक्सिस आपको दिख रहा है एक लाइन, एक्स एक्सिस आपको ये लाइन दिख रहा होगा, और जेड एक्सिस ये है। ये कौन सा है? जेड एक्सिस। ऑब्वियसली बोर्ड के प्लेन के बाहर है, जेड एक्सिस है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये समझ में आ गया? अब देखो, अगर आपको इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट तक, यहां तक आपको पहुंचना है, इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? सोचो। तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे? पहले आप ऐसे सोचो, पहले आप कैसे चलोगे? तो पहले आप ध्यान दो कि आप पहले एक्स एक्सिस में चलोगे, पहले आप एक्स एक्सिस में चलोगे। अगर आप ओरिजिन से चलना शुरू करते हो, यहां से, यही तो ओरिजिन है, देखो ये ओरिजिन तो यही है, इस कोने पे ये ओरिजिन है, इस कोने पे, तो इस कोने से चलना शुरू करोगे। अब इस कोने से जब चलना शुरू करोगे तो पहले तो एक्स एक्सिस पे चलोगे, आप पहले एक्स एक्सिस पे चलोगे, एक्स एक्सिस पे पहले आप चलोगे, ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे चलने के बाद फिर आप वाई एक्सिस पे चलोगे। क्यों? ऊपर चढ़ने के लिए। देखो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे यहाँ आ गया, तो आप कहाँ चलोगे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जब यहाँ पे पहुंच गए तो फिर कहाँ होगे? जेड एक्सिस पे, यानी इस पे। तो पहले एक्स चले, फिर वाई चले, फिर जेड चले, तो इस पॉइंट पे आप पहुंचे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? अगर इस पॉइंट को लिखना होगा तो एक्स पे कितना चले थे? 2i। फिर y पे आप चले थे, तो y पे कितना चले थे? 3, तो 3j। और z पे कितना हो गया? तो z पे 1 चले थे, तो 1k। तो इस तरीके से इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? 2i प्लस 3j प्लस 1k, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लें आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे क्या करा? किसी ने फोर्स लगाया ऐसे F, और ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है 10 न्यूटन का। ये फोर्स कितने का है? 10 न्यूटन का। फिर किसी ने फोर्स लगाया ऐसे, मतलब समवन इज ट्राइंग टू पुल इट, कोई पुल कर रहा है, तो उसने भी जो फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन का लगाया, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अगर ब्लॉक पे ऐसा कोई फोर्स लग रहा है तो फिर करना क्या है? तो इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो सोचो, मान लें अगर हम डायरेक्शन देना शुरू करें तो ये क्या होगा? ईस्ट ऐसे लिखते हैं अपने कॉपी पे, इसको वेस्ट लिखते हैं, इसको नॉर्थ लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? साउथ लिखते हैं कि नहीं? तो अगर फोर्स कुछ ऐसा है तो इस फोर्स को हम एग्जैक्टली इस पे रखते हैं लाके, ठीक है? अब मान के चलो कि ये फोर्स यहां से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बात समझो, अगर 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब इससे और इससे इसका एंगल सेम है, इधर से भी 45, इधर से भी 45, क्योंकि ये टोटल है 90। तो ये एकदम बीच में है कि नहीं? एकदम बीच में है ना? तो एकदम बीच में है, और ये 10 न्यूटन लिखा हुआ है, ये एकदम बीच में है और ये 10 न्यूटन लिखा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं इसके डायरेक्शन को बोले कौन सा डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन को अभी इसमें कौन कौन सा है? ईस्ट और नॉर्थ। तो क्या लिखोगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर क्वांटिटी को आप लिखोगे कि दिस फोर्स इज अप्लाइड दैट इज 10 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन। तो अगर फोर्स इधर लग रहा होता 5 न्यूटन का, और मान लो कि ये भी टोटल 45 डिग्री पे लग रहा होता, 45 डिग्री पे, यानी एकदम बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से 45 होगा, यानी कहने का मतलब एकदम बीच में लग रहा होता, और ये 5 न्यूटन का फोर्स होता। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स होता तो हम क्या लिखते? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा लिखते कि नहीं? तो उसी तरीके से मान लें इसी ब्लॉक पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होता ऐसे, ठीक है, और मान लें इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? 5 न्यूटन का ही है। कितने का है? 5 न्यूटन का, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या करेंगे? इस फोर्स को लिखेंगे 5 न्यूटन इन किस डायरेक्शन में? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है,
तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये जो डायरेक्शन हम लिख रहे हैं, जनरल तौर पे आपको इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको खुद से समझ लेना होगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह रहा है तो क्या कह रहा है ना, ये डायरेक्शन आप समझ रहे हो। अब कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे सकता है, ये है 37 डिग्री, ऐसा कर देगा, ठीक है ना, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री है और ये एंगल किसके साथ बना है, वेस्ट के साथ। तो वेस्ट के साथ ये 37 डिग्री लिखा है, तो ऑफ वेस्ट पहले लिख सकते हो। मैं इसका डायरेक्शन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मान ले इसका मैं मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड हम 5 न्यूटन ही लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ऑफ वेस्ट। क्यों ऑफ वेस्ट क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि वेस्ट के साथ इसका एंगल दिखा रहा है ना, ऑफ वेस्ट है ना। तो इसे कहेंगे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। 37 डिग्री और किधर की तरफ है, साउथ की तरफ। ये एंगल किधर की तरफ बनेगा, साउथ की तरफ बनेगा ना। अरे यार इसका मुंह देखो ऐसे खुल रहा है, किधर की तरफ खुल रहा है, साउथ की तरफ। तो क्या लिखेंगे, साउथ 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो इस फोर्स को पूरा बताता हूं कैसे लिखेंगे। इस फोर्स को लिखेंगे 5 न्यूटन इन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना है कि किस तरह से डायरेक्शन को शो किया जा रहा है। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा, तो फिर फटाफट हम एक और डायरेक्शन यहाँ बना डालते हैं। अगर मान लें मैं एक ऐसा बनाया जो कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। तो एंगल बना रहा है और ये जो है 5 न्यूटन का ही फोर्स है। कितने का, 5 न्यूटन का। तो 60 डिग्री का फोर्स बना रहा है, तो किसके साथ 60 डिग्री का फोर्स बना रहा है, ईस्ट के साथ। बीच में था तो नॉर्थ ईस्ट लिखते रहते, लेकिन अब तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ ईस्ट। मतलब जिसके साथ एंगल ये खींच दिया गया है उसको पहले लिखोगे, है ना। फिर क्या लिखोगे, 60 डिग्री। और ये एंगल किधर की तरफ बन रहा है, नॉर्थ की तरफ बना रहा है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो इसको पूरी चीज कैसे लिखोगे, 5 न्यूटन इन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप ऐसे लिखोगे। तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन लिखने अब तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्शन लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद से फटाफट इस डायरेक्शन को, वेक्टर को हम कैसे अपने वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो गिवन सवाल को हम कैसे करने वाले हैं। देयर इज अ गिवन थिंग, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ए। यानी समझो कोई ऑब्जेक्ट मान ले ए है, यहाँ पे देयर इज सम ऑब्जेक्ट ए, इस पे फोर्स लगाया गया इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन के लिए हम ऐसे पहले लाइनें खींचते हैं। ये फोर्स कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगाया गया, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया, और ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लिखा है ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट से एंगल बनाएगा और नॉर्थ की तरफ, भाई दूसरे साइड में नॉर्थ है, जिसके बीच में है ईस्ट और नॉर्थ है। ऑफ ईस्ट लिखने का मतलब ये एंगल ईस्ट के साथ बनेगा और दूसरा वाला नॉर्थ होगा। ये बात समझ में आ गया। तो ये एंगल तो बना लिए। फोर्स कितने का है, तो फोर्स है 10 न्यूटन का, ये भी हम बना लिए। तो इतना बनाने के बाद इसे करेंगे क्या, तो इसको कहीं ना कहीं अगर हम आई और जे के फॉर्म में लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे उसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम इसे फिर से बनाते हैं। और ये जो एंगल है 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री एंगल है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज मैं हमेशा याद रखता हूँ, sin 37 दैट इज 3/4, ठीक है। अब ये मैं याद रखता हूँ, आप भी याद कर लेना। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं एक जरूरी चीज ये है कि जो मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स को आप जाकर विजिट करें, जो कि मेरा ही वीडियो है, उसे विजिट करें और उसमें
ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी चीज़ें फिजिक्स में ज़रूरी हैं वो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं, है ना। तो साइन 37 3/4 है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना के फटाफट और दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हो। अगर ये 90 है तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर का रूट करोगे तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 5 आती है, ये कर लेना। तो साइन 37 हो गया, ये क्या हो गया 37 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि cos 37 कितना होगा, ठीक है, सॉरी 3/5 है, अरे यार पूरी चीज गड़बड़ है। साइन 37 होता है 3/5, ठीक है। तो इससे मैं cos का भी याद रखता हूं, cos 37 क्या होता है 4/5। तो tan कितना होता है, तो tan 37 आप जानते हो साइन अपन cos होता है तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे करके वैल्यूज इतना तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। अदरवाइज आप एक ट्रायंगल बना के इसको ध्यान रख सकते हो। ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये कहीं ना कहीं 3 है और ये 5 है और ये 4 है, ठीक है, 3 4 5 ऐसे करके बना लोगे तो आपको याद रहेगा ये वाली एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन 37 cos 37 बना सकते हो, क्योंकि साइन 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो गया। cos 37 क्या होता है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 हो गया। और tan 37 क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू लिख भी सकते हो। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ 37 को हम देखते हैं तो इसको कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इस फोर्स को लाके डायरेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रख दिए और ये जो फोर्स है ये जो है ये 10 न्यूटन लिखा हुआ है। अब हमारी वो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसा खींचता हूं तो एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल बन जाता है तो अगर मैं इसको x लिखता हूं इसको y लिखता हूं, ठीक है, इसको x लिखता हूं y लिखता हूं, तो x क्या है इस एंगल का बेस है और y क्या है परपेंडिकुलर। तो आप बताओ y/10 तो क्या है y परपेंडिकुलर, इसके सामने है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन होता है। तो साइन थीटा और एंगल कितना है 37, ठीक है, और साइन 37 की वैल्यू कितनी है आपको बताया गया था 3/5, कितनी है 3/5, ये बात आपको बताई जा चुकी है ना। तो कहीं ना कहीं y/10 = 3/5, इसको मैं पहले लैंग्वेज में लिख लेता हूं, है ना। अगर मान ले रहे हैं साइन 37 है ना, तो इसको y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 साइन 37 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 10 साइन 37, एक काम हो गया। तो ये y वाला हो गया। x वाला यहाँ पे हम कर लेते हैं, x का देखेंगे तो x/10। अब चलो यहाँ पे आके देखो x क्या है इस एंगल के लिए बेस है और 10 क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos, तो ये क्या हो जाएगा cos 37। तो x की वैल्यू क्या होगी 10 cos 37, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ 10 और cos 37 की बात करी जाएगी तो cos 37 4/5 है ना, तो ये सॉल्व होके क्या होगा 8, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 10 और sin 37 क्या हो गया 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 6। हमें दो वैल्यूज मिल गई। तो x को मैंने क्या लिखा था 10 cos 37 मैंने निकाला था और वैल्यूज भी हमने निकाली थी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्के तौर पे आ गई समझ में। तो समझ में आ गई तो अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके ओके, और इरेज करने के बाद से 10 × sin 37 की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो हमने बताया था फिर से उसको कैलकुलेट करो। sin 37 3/5 है, 5 2 10 यानी 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6, तो हम यहाँ पे लिख दिए 6। और यहाँ 10 cos 37, तो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 2 10 यानी हो गया 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, तो x की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई। तो अगर मैं इस फोर्स के बारे में कहूंगा, इस फोर्स को डिनोट करने के लिए, तो आप कैसे डिनोट करोगे, तो x में कितना चलना पड़ रहा है 8, तो 8i लिख देंगे, और y में कितना चलना पड़ रहा है 6, तो 6j लिख देंगे।
तो I और J के फॉर्म में आपने इस फोर्स को शो कर दिया, I और J के फॉर्म में इस फोर्स को आपने शो कर दिया। अब कहीं न कहीं मैं इस एक और फोर्स लेता हूं ऐसे, एक फोर्स ऐसे लेता हूं 37 डिग्री और ये है 10√2, ये कितना है, सॉरी नॉट 10√2, वी कैन टेक इट 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री पे है, तो यहाँ पे भी आ जाओ और यहाँ 37 डिग्री बना डालो, ठीक है। यहाँ 37 डिग्री बना डालो, ये हो गया 37 डिग्री, ठीक है। और ये कितने न्यूटन का फोर्स है, तो ये है 20 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से आप ऐसे मिला दो, है ना, एक्स एक्सिस से। और अच्छा, इसका नाम क्या होगा, नाम भी तो समझ ले। तो ये नाम क्या होगा, 20 न्यूटन फोर्स, है ना। और किस डायरेक्शन में, तो 37 डिग्री किसके साथ बना रहा है, वेस्ट के साथ। तो क्या लिखोगे, ऑफ वेस्ट पहले, और वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो क्या लिखोगे, साउथ। कितना डिग्री, 37 डिग्री, तो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 20 न्यूटन फोर्स कैसा लग रहा है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ऐसे लिखेंगे। फिर कहेंगे इसको लेके हम इधर की तरफ आते हैं। तो अगर ये जो फोर्स है इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये जो फोर्स है यही सेम डायरेक्शन में ला के हमने यहाँ पे इसे शो कर दिया। जब फोर्स को यहाँ पे शो किया तो इसे आई और जे के फॉर्म में अब लिखना बाकी है। आई और जे के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर मान लें मैं इसको P लिखता हूं, इसको Q लिखता हूं, तो आप सोचो P/20 अगर मैंने लिखा तो क्या लिखा, ये P एंगल के नीचे है तो ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। भाई ये तो हाइपोटेनस फिक्स है और दूसरा बेस होगा, एंगल को बेस और हाइपोटेनस मिलके बनाता है। तो ये बड़ा वाला साइड तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो बचा बेस। बेस को मैंने P लिखा, P लेंथ लिखा, तो P/20, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा, cos 37। तो P की वैल्यू क्या होगी, 20 cos 37 डिग्री, क्यों होगा। तो P की वैल्यू हम इरेज करके यहाँ क्या लिख देंगे, 20 cos 37 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद से अब Q वाला देखते हैं। तो Q/20, तो Q क्या है, एंगल के सामने यानी परपेंडिकुलर है, और 20 क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, cos 37, सॉरी sin 37। परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, sin 37। तो Q की वैल्यू क्या होगी, 20 sin 37 डिग्री, ऐसा होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ गया, तो Q की वैल्यू भी हमारे निकल के आ गई, वो क्या हो गया, 20 sin 37 डिग्री। तो 20 sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 टू sin होगा 3/5, 5 4 जा 20, यानी दैट इज 12 न्यूटन, दैट इज 12 न्यूटन। तो कितना हो गया, 12 न्यूटन हो गया। जब ये 12 न्यूटन हो गया तो Q की वैल्यू अगर 12 न्यूटन हो गई तो Q को इरेज करके मैं 12 लिख सकता हूं, ठीक है। और P की वैल्यू 20 cos 37 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 4/5, क्योंकि cos 37 का क्या है, 4/5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 5 4 जा 20, यानी दैट इज 60 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो 20 cos 37 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16 न्यूटन। वो कितना आ गया, 16 न्यूटन। ये बात आपको समझ में आ गई, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसे सॉल्व किए हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब कहीं ना कहीं ये लिख लेने के बाद से इतनी सारी बातें हमने समझा दी, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखिए यहां पे आप एक चीज देखो, ये 12 है नीचे की तरफ, 12 है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, यानी y वाला नेगेटिव हो गया, तो इसे -12 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, नीचे है तो क्या हो जाएगा, -12, y वाला -12। ये y डायरेक्शन में है तो इसे हम क्या लिखेंगे, j, ठीक है। x में भी नेगेटिव है, x में भी नेगेटिव है कि नहीं भाई, इधर का पॉजिटिव था इधर का नेगेटिव, तो ये 16 न्यूटन नेगेटिव साइड में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 i कैप।
सो 16i कैप माइनस 12j कैप। अच्छा ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस 16i कैप माइनस 12j कैप, है ना। तो इस फोर्स को, इस 20 न्यूटन फोर्स को जो कि साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में है, इस फोर्स को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 16i माइनस 12j। तो i और j के फॉर्म में फोर्स को लिखना आप समझ गए हो। इसे आप कहीं ना कहीं y ले लो और इसे x ले लो, ठीक है। ये लेने के बाद से क्या करना है, आप देखो y अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो y अपॉन 10, तो y क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, और 10 क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, साइन थीटा हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10 साइन थीटा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थीटा के सामने वाला जो हो गया, इसको डायरेक्ट हम 10 साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। तो फिर x वाला क्या होगा, तो x अपॉन 10, ठीक है, और x बेस है या हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी x की वैल्यू 10 कॉस थीटा, यानी थीटा के नीचे वाले को डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 10 कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके कंपोनेंट बनाएंगे, और ये कहीं ना कहीं दो वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर है जो कि 10 कॉस थीटा है, और एक जो है वो कितना हो गया, 10 साइन थीटा है, एक वेक्टर 10 साइन थीटा। वैसे आप समझो कि दो पार्ट में हम डिवाइड किए और इसको लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, x वाले में 10 कॉस थीटा चला है तो 10 कॉस थीटा हो गया, और x में चला है तो i पे कैप लग जाएगा, और y में 10 साइन थीटा चला है तो लिखेंगे 10 साइन थीटा, और इस पे जो कैप लगेगा वो हो गया j कैप। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको अब बात याद होने लगी होगी, क्योंकि मैं ये बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस में आ जाए। तो अगर मान लें यहाँ मैंने थीटा लिखा, अल्फा लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, और ये जो फोर्स है वो r न्यूटन का, ये कोई भी वेक्टर है, r वेक्टर है, कोई भी r वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका लेंथ r है, तो हमने r ले लिया। अब कहीं ना कहीं इसको हम फिर से करेंगे, तो अब मैंने बताया था कि जो एंगल के सामने वाला है, एंगल के सामने वाला है वो इसका क्या होगा, जो भी यहाँ पे लिख रहे हो इसका साइन थीटा। देखो एंगल के सामने वाला 10 साइन थीटा हो गया, और एंगल के नीचे वाला 10 कॉस थीटा, यानी जो भी है इसका इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा। एक पैटर्न है जो याद रख लो तो ज्यादा सही रहेगा, याद रख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एंगल के सामने ये क्या लिख देंगे, डायरेक्ट r साइन अल्फा, और एंगल के नीचे क्या लिख देंगे, r कॉस अल्फा, और ये तो लिख गया। अब कहीं ना कहीं कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं x वाले में देखो, तो x वाले में r कॉस अल्फा है, लेकिन किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस r कॉस अल्फा लिख देंगे, है ना, और x में है तो i कैप लिख देंगे। दूसरा ये y में क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस r साइन अल्फा, और ये किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में। तो इस तरीके से i और j के फॉर्म में हर फोर्स को या किसी भी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका आपको समझ में आ गया। अगर कोई r मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसको डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये वाली लेंथ r साइन अल्फा होगी, ये वाली लेंथ r कॉस अल्फा होगी। x में r कॉस अल्फा है तो r कॉस अल्फा i हो गया, y में r साइन अल्फा है तो r साइन अल्फा j हो गया। x नेगेटिव की तरफ है इसलिए माइनस लग गया, y में पॉजिटिव की तरफ है इसलिए यहाँ प्लस लग गया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो डिनोट करना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। यहां पे आप देखना शुरू करो। अब ये जो कहीं ना कहीं वेक्टर है हमारे सामने, ये जो वेक्टर है ये यार पहले तो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे 3 है तो x वाले में 3 तक गया है और y वाले में 4 से तो 3,4, ये सब आप जानते हो। यहाँ x में 7 तक गया है तो 7, और y में 4 तक गया है तो 7,4 लिखेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ 3,4 लिखेंगे और यहाँ 7,4 लिखेंगे, ये आप पहले से पढ़े हो। तो फिर मैं कहूंगा सर वो जो तरीका तुमने पढ़ा है वो ये है कि जो वेक्टर में पढ़ा है 3i + 4j लिख दो इसे, तो सर इसे लिख दो 7i + 4j, तो ये तो हो गया, ऐसा तो लिख लिए। अब कहीं ना कहीं लिखने के बाद से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर।
हम क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करने वाला है, ये वो वेक्टर है जो सीधे आएगा और इससे जुड़ जाएगा, और वो कहां से चलेगा वेक्टर, ऑरिजिन से। ये वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से चलता है, तो एकदम ऑरिजिन से ये वेक्टर चलेगा और आके इससे जुड़ जाएगा। इसका भी पोजीशन वेक्टर बनाना होगा तो ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और यहाँ मिला दोगे, तो यार पोजीशन वेक्टर तो बन गया। ये दोनों पोजीशन वेक्टर बन गए। इसको 7i + 4j कहते हैं और इसको 3i + 4j कहते हैं, है ना। इस वेक्टर का नाम हम लिख देते हैं a, और इस वेक्टर का नाम रख देते हैं a, और इस वेक्टर का नाम रख देते हैं b। ठीक है, वेक्टर लिखे हैं इसलिए उस पर हमने कैप, आप इस तरह हमने एक एरो सा बना दिया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सोचो कि अगर ऐसा है तो यहां से यहां तक 3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 3, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 4। ये बात समझ में आ गई। अगर ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 3 है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ आप बता सकते हो भाई, ये वाली लेंथ तो बताई जा सकती है। तो अगर मान लें इसे O करते हैं, अगर इस पॉइंट को OTQ लिखते हैं, तो आप बताओ इस पॉइंट OQ की वैल्यू क्या होगी, OQ की वैल्यू क्या होगी। तो OQ क्या होगा, OT² + TQ²। अब आपकी गणित इतनी खतरनाक तो नहीं होनी चाहिए जो ये सब बताना पड़े, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। यहां तक की गणित आपकी ठीक होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हो गई 5। अच्छा, ये वैल्यू हो गई 5। तो कैसे निकाला इसको, तो हमने इसका स्क्वायर करके रूट कर दिया, हो गया। अच्छा, ऐसा है। तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो ये है 4 लेंथ और ये क्या है 7। तो करना क्या है, ये 7 है और ये 4 है, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंथ निकालने के लिए सपोज दिस इज O एंड दिस इज B। ठीक है, तो इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 7 49 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 16। ठीक है, 5 5 6, है ना, सो इट इज 65। तो ये क्या हो जाएगा, √65, √65 हो गया। तो ये क्या है, ये 5 क्या है, तो ये 5, ये जो वेक्टर है a, ये 5 को लिखेंगे ऐसे, a जो वेक्टर है इसका मॉड लेने का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो 5 क्या है, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये √65 जो निकाले है क्या, तो ये √65 क्या है, जो v वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है √65, उसका मैग्नीट्यूड है √65। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लेंथ आप निकालते हो, इसकी लेंथ ही इसकी मैग्नीट्यूड होती है। मैंने शुरू में डेफिनेशन में बताया था, उसकी फीलिंग इतनी नहीं आई होगी, लेकिन आप देखो इन दोनों के हेल्प से मैंने इसका लेंथ निकाला कि नहीं, और यही लेंथ इसकी क्या कही जाएगी, मैग्नीट्यूड। और इन दोनों के हेल्प से जब ये लेंथ निकाला तो इस वेक्टर का ये जो पोजीशन वेक्टर 3i + 4j है, इसका ये जो लेंथ 5 दिया हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे हमने निकाला और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहां पे कहीं न कहीं मैंने एक नया कोऑर्डिनेट बनाया है और इसे हमने a, b लिखा है। इसका मतलब y डायरेक्शन में इसकी दूरी b है और x डायरेक्शन में इसकी दूरी a है। तो इसको वेक्टर के रूप में लिखने का तरीका है ai + bj। इसको वेक्टर के रूप में लिखने का तरीका है ai + bj। लेकिन ऐसे कंडीशन में ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम डिनोट करते हैं r से। इस पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं r से। तो क्वेश्चन ये है कि इस r की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज है और r की वैल्यू मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो आप फटाफट निकाल लोगे। वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से a² + b², a² + b²। r की वैल्यू a² + b² है। चूंकि r एक वेक्टर है, तो इस पे हम कैप लगा देंगे, और r एक वेक्टर है तो कैप लगा देंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट कर सकते हो, या इसे बिना कैप का डिनोट करोगे तो भी जनरल तौर पे इस तरीके से भी जनरली लोग डिनोट करते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए हम ऐसा डिनोट करेंगे, और इसकी लेंथ हमने निकाली है, इसकी लेंथ ही तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी।
तो इसकी लेंथ ही अगर इसकी मैग्नीट्यूड होगी तो आप देख सकते हो इसकी लेंथ है √a² प्लस b²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया √a² प्लस b²। अब ai प्लस bj है, ai प्लस bj दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकल रहा है आप देखो एक पैटर्न, इस a का स्क्वायर कर दिया गया और फिर b का स्क्वायर कर दिया और प्लस कर दिया गया। तो यही करना है क्या, a का स्क्वायर कर देना है, b का स्क्वायर और प्लस कर देना है। तो फिर ऐसे ही होता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3i प्लस 4j है, तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया 5। ऐसे ही कर रहा है। इसे 7i प्लस 4j है, तो इसको क्या किया गया 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके और उसको रूट ले लिया गया, तो ये 65 आ गया। तो यार इसमें मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका है वो आसान है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आसान है। तो क्या तरीका है, तो इस तरीके इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है। अगर मान ले कोई r मैग्नीट्यूड है, r कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो और ये सॉल्व करने पे आ जाता है 5। आसान है निकालने का तरीका। यानी ये बात हम समझ गए कि अगर मान ले कोई वेक्टर p है, कोई पोजीशन वेक्टर p है और वो दिया है ai माइनस bj, ai माइनस bj, तो फिर कैसे करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होगा a का स्क्वायर माइनस, भाई ये माइनस b है तो माइनस b का स्क्वायर करो तो भी बात वही होगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी आसान तरीका है। जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें ये देखना है ये क्या है, उसको अंदर डाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से ये सीखा कि किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, एक और कोऑर्डिनेट दे दूं 3i प्लस 4j प्लस 8k, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, तो r का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो वो होगा क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आसान है तरीका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये क्या होगा 9, 16, 64 और ये आंसर क्या आएगा 89 का रूट। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अब हो गया आसान। कैसे आसान हुआ, तो हमने ये सीखा कि इफ r वेक्टर इज गिवन एंड दिस इज ai प्लस bj प्लस ck, ये j के i j के लिख रहा हूँ क्योंकि यही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं जो x y z को दिखाते हैं। तो वेक्टर को इसी फॉर्म में लिखा जाना होता है। और कहीं न कहीं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो इसको लिखेंगे रूट में a² प्लस b² प्लस c²। तो आपको क्लियर हो गया होगा मैग्नीट्यूड किसी का कैसे लिखा जाता है। ये पहली बात रही। अब यहाँ पे कहीं न कहीं हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना हमें आ गया है। अब इस पॉइंट को देखो, ये 12,5 है तो ऑब्वियसली इसे हम क्या लिखेंगे 12i प्लस 5j, ठीक है। और मान रहे हैं ये भी पोजीशन वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये कहाँ से दिखाने वाला है, ओरिजिन से पोजीशन दिखाएगा। तो एक पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख देते हैं r। इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखें r से डिनोट कर दिए। अब कहीं ना कहीं इसको हम आगे समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि r का मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, जो है उसको लेंगे 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144, ये 25, दैट इज 169 एंड दैट इज 13। तो कहीं न कहीं इसका मैग्नीट्यूड 13 निकल के आया। लेकिन मैग्नीट्यूड से हम एक और बात स्टार्ट करते हैं कि अगर जो वेक्टर दिया हुआ है r वो दिया है 12i प्लस 5j, मैं इसमें क्या करता हूँ 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 13 से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ। तो जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है वो नीचे लेके चले आते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मैंने 13 को नीचे भी डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया।
13 बाहर हो गया, और ये जो है ये 12/13 I हो गया, और ये 5/13 J कैप हो गया। अच्छा, तो ये 13 क्या है? 13 तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो 13 को मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? और ये जो चीज है ये क्या है? तो ये भी एक वेक्टर है। चलो इसको हम देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। तो 12/13I और 5/13J को लिखते हैं, तो यहाँ 12/13I प्लस 5/13J इसको हम ले लिए, और कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 12/13 का स्क्वायर और 5/13 का स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर करोगे तो 12/13 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 144/169 प्लस 25/169। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज 169 एंड दिस वन इज ऑल्सो 169। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 169, सो दिस इज 1। तो यार इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये कौन सा वेक्टर है? तो ये है यूनिट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ये जो पोर्शन हमने बनाया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर अगर ये है तो ये किसके वजह से बाहर निकाला है? R से। तो इसका मतलब ये R का क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, R कैप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? R कैप। दिस इज R। तो R वेक्टर को हम एक्चुअली लिख चुके हैं, R का मॉड यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। तो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो अगर ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। और आप याद करो, शुरू में मैंने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जो यूनिट वेक्टर है वो किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इससे क्या निकल के आया है? तो इससे जो निकल के आया है जो चीज ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो चीज निकल के आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज निकल के आया है कि अगर जो R वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दो, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दो, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।